नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। परीक्षा में जो आपको पेपर मिलेगा वो कुल 3 खंड में विभाजित होगा। पहला खंड अ, दूसरा खंड ब और तीसरा खंड स होगा। एक एक करके तीनों खंडों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आपसे क्या पूछा जा सकता है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ होगा। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम 100 शब्दों में और किसी किसी विश्वविद्यालय में अधिकतम 50 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होगा। इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि आल्हा खंड का परिचय दीजिए। तो आल्हा खंड के बारे में यहाँ पर आपको लिखना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि आल्हा खंड के रचयिता जगनिक हैं, यानी जगनिक के द्वारा ही यह आल्हा खंड लिखा गया है। आल्हा खंड को परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आल्हा और उदल के वीरता का वर्णन किया गया है। आल्हा खंड का संग्रह चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में कराया था, जो फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर थे। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो पहले गुरु गोविंद सिंह के परिचय के बारे में आपको बताना है, फिर उनके रचनाओं का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और उनका निधन 1708 ईस्वी में नांदेड़ में हुआ था। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। वह 9वें गुरु श्री तेग बहादुर के सुपुत्र थे। वे केवल एक धर्मगुरु ही नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा थे, दार्शनिक थे, कवि थे और एक महान लेखक भी थे। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख धर्म में संत सिपाही परंपरा का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने वाहे गुरु जी का खालसा, वारे गुरु जी का फतह उद्घोष भी किया, यानी यह नारा भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की है। उनकी रचनाओं का संकलन मुख्य रूप से दशम ग्रंथ के नाम से मिलता है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसका नाम देख लेते हैं। जप साहिब है, अकाल उस्तति है जिसको अकाल स्तुत के नाम से भी जाना जाता है, विचित्र नाटक है जो उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा है, चंडी चरित्र है, ज्ञान प्रबोध है, शास्त्र नाम माला है, चौपाई है और जफरनामा है। ये सभी ग्रंथ हैं जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की आर्य कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो गुप्त जी की जो आर्य कविता है उसी का भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है कि लेखक या कवि जो है इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त की आर्य कविता भारत के गौरवपूर्ण अतीत का आह्वान है, यानी भारत का जो गौरवपूर्ण अतीत है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। कवि बताते हैं कि प्राचीन भारत में जो आर्य थे वो ऋषि भूमि भारत के महान निवासी थे, यानी प्राचीन काल के जो आर्य थे वो ऋषि भूमि भारत के महान निवासी थे, जो ज्ञान कला और कौशल के प्रथम आचार्य थे। यानी सबसे पहले ज्ञान कला और कौशल इन्हीं को प्राप्त हुआ था। वे निस्वार्थ और परोपकारी मोह बंधन से मुक्त जीवन जीते थे। उनका जन्म संसार के उपकार के लिए होता था। वे कभी निश्चेष्ट नहीं बैठते थे, पर दुख देखकर दयालुता से द्रवित हो जाते थे, यानी वे अत्यंत दयालु भी होते थे जो दूसरों के दुखों को नहीं देख सकते थे। इस कविता में कवि हताश भारतीय जनता को उनके पूर्वजों की उच्चता की याद दिलाकर उन्हें वर्तमान अधोगति से उठकर राष्ट्रीय गौरव को पुनः प्राप्त करने और जागृत होने के लिए प्रेरित करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बालकृष्ण शर्मा नवीन के परिचय के बारे में जानेंगे, फिर उनके रचनाओं का नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर में आपको लिखना है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी एक कवि भी थे, पत्रकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता, प्रेम और विद्रोह का स्वर प्रमुख है। उनकी रचनाओं में ओज, बलिदान और यौवन का चित्रण मिलता है। नवीन जी की भाषा सहज, प्रवाहमयी और प्रभावपूर्ण है। उन्होंने प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है।
यानी उनके द्वारा प्रभा नामक पत्रिका और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन जो है किया गया है और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका उनके द्वारा निभाया गया है। अब उनके रचनाओं का नाम देख लेते हैं। पहली रचना है कुमकुम जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, अपलक 1951 में, रश्मि रेखा 1951 में, क्वासी 1952 में, हम बिस्वाई जन्म के 1955 में, उर्मिला जो कि एक खंड काव्य है 1957 में प्रकाशित हुई थी। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैफी आजमी का परिचय दीजिए। तो कैफी आजमी का परिचय आपको यहाँ पर देना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि कैफी आजमी एक महान उर्दू शायर और प्रगतिशील आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। उनका असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था, यानी उनका जो मूल नाम था वो अख्तर हुसैन रिजवी था। उनकी शायरी में इंसानियत, सामाजिक न्याय और क्रांति की भावना मुख्य रूप से व्यक्त हुई। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी अविस्मरणीय गीत लिखे, यानी ऐसे गीत लिखे जिनको भुलाया नहीं जा सकता है, जिनमें कागज के फूल और हीर रांझा जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने पटकथा लेखन में भी योगदान दिया और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और अधिकतम 200 शब्द में आपको इसका उत्तर देना होगा। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। तो मैथिली शरण गुप्त की कविता में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित जो जो विशेषता आपको दिखाई पड़ेगा उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। उनकी कविताएं जनता में देश प्रेम, गौरव और आत्मसम्मान की भावना को जगाने का माध्यम बनी। उन्होंने भारत के स्वर्णिम अतीत को याद दिलाकर पराधीनता के प्रति जागरूकता उत्पन्न की, यानी उनके द्वारा अपनी कविता में देश प्रेम के भाव को, देश के गौरव के भाव को व्यक्त किया गया है, जो एक प्रकार के राष्ट्रीयता का संचार हमारे भीतर करता है। उनके राष्ट्रीय चेतना को निम्न बिंदुओं के तहत स्पष्ट कर सकते हैं। अब एक एक करके जो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित उनके कविता में विशेषता पाई जाती है उन्हीं विशेषताओं को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहली विशेषता है उसमें अतीत का गौरव गान, यानी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा अपनी कविता में भारत के अतीत का गौरव गान किया गया है। अतीत के प्रति गौरव की अनुभूति राष्ट्रीयता की पहली शर्त होती है। यह हमारे भीतर स्वाभिमान की भावना को जागृत करती है, हमारे स्वाभिमान को ऊपर उठाती है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा हुआ है कि फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। यानी जो भी ज्ञान का आलोक पूरी दुनिया में इस समय फैला हुआ है उसकी शुरुआत भारत से हुई थी, यानी जो ज्योति पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है वो देन जो है भारत की है, यानी भारत के अतीत का गौरवगान इनके द्वारा किया गया है। दूसरी विशेषता है नवजागरण की चेतना, यानी मैथिली शरण गुप्त की कविता में नवजागरण की चेतना भी पाई जाती है। नवजागरण की भावना गुप्त जी की कविता की प्रमुख विशेषता है। जो नवजागरण भारतेंद्र युग में हिंदी कविता में शुरू हुई थी वह गुप्त जी के कविता में आकर के अधिक जो है विकसित हुई, वह अधिक जो है विस्तृत हुई। गुप्त जी ने भारत भारती में लिखा हुआ है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह नवजागरण की चेतना की ही देन है कि हम अपनी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं और उसके दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली जो विशेषता है वो है देश की समस्याओं का चित्रण, यानी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा अपनी कविता में देश की जो तात्कालिक समस्याएं थी उन समस्याओं का चित्रण किया गया है। गुप्त जी ने देश की समस्याओं का चित्रण करते हुए उस पर क्षोभ प्रकट किया है, उस पर दुख प्रकट किया हुआ है। उनकी कविता में देश की आर्थिक विपन्नता, सामाजिक कुरीतियां एवं धार्मिक आडंबरों का चित्रण किया गया है, जो देश की भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। इनके द्वारा केवल देश की समस्याओं का ही चित्रण नहीं किया गया है बल्कि उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी किया गया है अपनी कविता के माध्यम से। अगली जो विशेषता है वो है स्वाधीनता की चेतना, यानी मैथिली शरण गुप्त की कविता में स्वाधीनता की चेतना हमको दिखाई पड़ती है। गुप्त जी की स्वाधीन मूल्यों की कविता है, यानी गुप्त जी की जो कविता है वो स्वाधीन मूल्यों की कविता है। ये देशवासियों को जागृत कर उनके भीतर लोकतांत्रिक चेतना को भरना चाहते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यानी अधिकार खोकर बैठे रहना,
यानी अपने अधिकार को न लेना, हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना, यह दुष्कर्म है। हम लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के सामने अपने अधिकारों की मांग नहीं कर रहे थे। गुप्त जी ने इसको दुष्कर्म नाम दिया हुआ है। कहते हैं कि न्याय के लिए तो अपने भाई को भी दंड देना धर्म होता है, और यहाँ हम अपने ही अधिकार को नहीं मांग रहे हैं। स्वाधीनता की चेतना को यहाँ उनके द्वारा जगाया गया है। अगली जो विशेषता है वो है स्त्री जागरण। यह भी राष्ट्रीय जागरण की हिस्सा होती है, क्योंकि जब तक स्त्री जागरण नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय जागरण संभव नहीं है। गुप्त जी की चेतना में राष्ट्रीय जागरण और स्त्री जागरण की चेतना साथ साथ दिखाई देती है। ये जानते हैं कि राष्ट्र की मुक्ति स्त्री के मुक्ति के बिना संभव नहीं है। जब तक स्त्री की मुक्ति नहीं होगी तब तक एक राष्ट्र की मुक्ति संभव नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है कि नरजात की जननी तथा सुख शांति की स्रोतस्विनी, हाँ दैव नारी जाति की कैसी यहाँ है दुर्गति। यानी जो नरजात की जननी है, जो सुख और शांति की स्रोतस्विनी है, जो जन्मदात्री है, उसी की ऐसी दुर्गति यहाँ पर है। जब तक उसकी दुर्गति दूर नहीं होगी तब तक जो है राष्ट्र उत्थान की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वीर तुम बढ़े चलो कविता का केंद्रीय भाव बताइए। तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की जो कविता है वीर तुम बढ़े चलो, उसके केंद्रीय भाव को आपको अपने शब्दों में लिखना है। अधिकतम 200 शब्द में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित वीर तुम बढ़े चलो कविता का केंद्रीय भाव देश प्रेम, साहस और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा है। यह कविता साधारण मनुष्य को एक वीर सिपाही के रूप में चित्रित करती है, जिसे किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। इसके केंद्रीय भाव को निम्न बिंदु के तहत स्पष्ट कर सकते हैं। अब कविता का जो केंद्रीय भाव है उसको एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कविता का मुख्य संदेश यह है कि चाहे हमारे सामने घनघोर अंधेरा हो, पर्वत जैसी बाधा हो, भयानक गरजने वाला बादल हो, फिर भी वीर को निर्भीक होकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी हमारी परिस्थितियां कैसी हों, हमारी परिस्थितियां एकदम विकट से विकट हो, हम संकट में घिरे हुए हों, फिर भी हमको आगे निरंतर बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। यह वीर को उसका कर्तव्य याद दिलाती है। राष्ट्र की रक्षा और प्रगति, ये दो कर्तव्य हैं कि हम राष्ट्र की रक्षा करें और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। यह आह्वान करती है कि बिना किसी भय या संकोच के अपने मार्ग पर अडिग रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। बढ़ते चलो की जो आवृत्ति है वह यह दर्शाती है कि जीवन और राष्ट्र के विकास में स्थिरता का कोई स्थान नहीं है। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। वीर को भी बिना किसी विलंब या विश्राम के आगे बढ़ते रहने का संकल्प लेना चाहिए। यानी जो वीर होते हैं वो विश्राम नहीं करते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहते हैं। इस कविता में देश के प्रति समर्पण का प्रबल भाव है। यह प्रत्येक नागरिक को देश की उन्नति में अपना योगदान देने और राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो यह कविता भारतीय जनता में उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगतिशील सोच का संचार करने वाली एक ओजस्वी प्रेरणा गीत है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भूषण की कविता में राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। यानी महाकवि भूषण की कविता में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भूषण की राष्ट्रीय चेतना। उसके बाद आप लिखेंगे कि भूषण रीतिकाल के वीर काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उनको जो भूषण की उपाधि है वो चित्रकूट के राजा रुद्रदत्त के द्वारा दिया गया है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेला राजा छत्रसाल के आश्रय में रहे हैं, उनके दरबार में रहते थे। और उनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है और छत्रसाल दशक शामिल है। रीतिकाल में जिस समय कवि श्रृंगार से संबंधित रचनाएं कर रहे थे उस समय भूषण वीरता और राष्ट्रीयता की धारा बहा रहे थे। उनकी राष्ट्रीय चेतना को निम्न बिंदुओं के तहत स्पष्ट कर सकते हैं, या उनकी राष्ट्रीय चेतना में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। पहली जो विशेषता है वो है वीरता की भावना। यानी भूषण की जो रचना है उसमें वीरता की भावना का समावेश हुआ है। भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे।
उनकी कविताएं भारतीय संस्कृति की संवाहक हैं, यानी भारतीय संस्कृति को वो अपने कविता के माध्यम से व्यक्त किए हुए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता के प्रति जो भाव जागृत किया है वह आज भी लोगों द्वारा सराहे जाते हैं। भूषण को शिवाजी और छत्रसाल का आश्रय प्राप्त था। इन दोनों के दरबार में वे रहते थे। दोनों शासक अपने क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि थे। भूषण ने इनकी वीरता की प्रशंसा में काव्य की रचना की हुई है जो अनायास ही राष्ट्रीयता का संचार करती है, क्योंकि आज भी जनता इन्हें आदर्श के रूप में देखती है, राष्ट्र के नायक के रूप में देखती है। भूषण छत्रसाल के तलवार की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि निकसत म्यान ते मयूख है, प्रलय भानु कैसी, फारे तम तुम से गयंदन के जाल को। यानी जो राजा छत्रसाल का तलवार है जब वो म्यान से निकलता है तो प्रलयकारी सूर्य के समान हमको दिखाई पड़ता है। फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, यानी जिस प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से म्यान से निकला हुआ जो छत्रसाल का तलवार है वो हाथियों के जाल को, गयंदन के जाल को नष्ट कर देता है। यानी वीरता का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। अगली जो विशेषता है वो है राष्ट्रीयता की संवाहक, यानी भूषण की जो कविता है राष्ट्रीयता की संवाहक है। राष्ट्रीयता की भावना को आगे उसके द्वारा बढ़ाया गया है। भूषण की कविता राष्ट्रीयता की भावना से भरी है। उस समय शिवाजी मराठा समाज के प्रतीक बन चुके थे और छत्रसाल बुंदेलखंड के प्रतिनिधि थे। यही कारण है कि जब इन राजाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका तो इनकी जो जनता थी उस जनता ने इनको दो समाजों, दो संस्कृतियों या दो राष्ट्रीयताओं का युद्ध समझा कि दो संस्कृतियों के बीच युद्ध हो रहा है, दो राष्ट्र के बीच युद्ध हो रहा है। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा करते हुए इनको मलेच्छों का दमन करने वाला बताया हुआ है और ऐसे प्रसंगों में राष्ट्रीयता का तत्व साफ नजर आता है। भूषण ने लिखा हुआ है कि तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यानी जिस प्रकार से तेज जो होता है, प्रकाश होता है, अंधकार को नष्ट कर देता है, जिस प्रकार से कृष्ण ने कंस को नष्ट कर दिया था, उसी प्रकार से जो शेर के समान हमारे शिवराज हैं, शिवाजी महाराज हैं, वो मलेच्छ वंश को यानी मुगलों का नाश कर देंगे, ये इस पंक्ति में बताया गया है। अगली जो विशेषता है वो है सांस्कृतिक चेतना, यानी भूषण की जो राष्ट्रीय चेतना है उस सांस्कृतिक चेतना के साथ व्यक्त हुआ है। सांस्कृतिक चेतना को साथ लेकर के वे चलते हैं। उनकी वाणी में पीड़ित जनता के प्रति एक आश्वासन है। उनकी कविता व्यक्ति के भीतर ओज का संचार करती है। भूषण शिवाजी के सेना की प्रशंसा इस प्रकार करते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति में वीरता का संचार कर सकती है। भूषण ने लिखा हुआ है कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के। यानी जब शिवाजी की सेना चल रही है, बाने फहरा रहे हैं, निशान फहरा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं और हाथियों के गले में जो घंटा है वो बज रहा है, तो ना ही ठहराने रावराने देश देश के, किसी भी देश विदेश के राजा उनके सामने टिक नहीं रहे, ठहर नहीं रहे, सभी क्या कर रहे हैं, पलायन कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। एक साथ ये वीरता के साथ साथ भारतीय संस्कृति का भी उद्घोष इसके माध्यम से किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। अगला खंड स है जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर पूछा गया है और अधिकतम 500 शब्दों में इसका जवाब आपको देना होगा। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है दिनकर के राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। यानी दिनकर के कविता में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से संबंधित जो जो विशेषता पाई जाती है उसी को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का ओजस्वी उद्घोष है। उनकी रचनाओं में भारतीय इतिहास, संस्कृति और देशभक्ति को मुखरता दी है, जिससे देशवासियों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव की भावना प्रबल हुई। उनकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से निम्न बिंदुओं के तहत स्पष्ट किया जा सकता है। यानी दिनकर के कविता में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है वो इन बिंदुओं के तहत एक एक करके अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहला है राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव और इतिहास बोध। यानी दिनकर की कविता में प्राचीन संस्कृति के प्रति गौरव का भाव दिखाई पड़ता है और इतिहास का बोध भी उनके कविता में दिखाई पड़ता है। दिनकर ने भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम अतीत को अपनी कविताओं का मूल आधार बनाया। उन्होंने प्राचीन नायकों और ऐतिहासिक घटनाओं का पुनरावलोकन किया ताकि भारतीयों में हीनता की भावना की समाप्ति की जा सके और वे अपने अतीत पर गर्व कर सकें।
महाभारत कथा, राम कथा या महान ऐतिहासिक चरित्रों जैसे कर्ण का चरित्र हो गया, भीष्म का चरित्र हो गया, इसके माध्यम से उन्होंने मानवीय मूल्यों और कर्तव्य बोध को जो है जगाया हुआ है। दिनकर ने लिखा हुआ है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। यानी क्षमा उसी को शोभा देता है जो शक्तिशाली होता है, कमजोर को क्षमा जो है शोभा नहीं देता है। ऐसे मूल्यों को इनके द्वारा स्थापित किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है स्वतंत्रता और देशभक्ति का आह्वान। यानी इनके द्वारा स्वतंत्रता का आह्वान किया गया है और देशभक्ति के भावना का भी आह्वान किया गया है। दिनकर की चेतना का सबसे मुखर रूप स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकट हुआ। उनकी ओजस्वी कविताएं विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह की अग्नि थीं और उन्होंने देश के प्रति बलिदान की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति, संघर्ष और जनता की शक्ति का उद्घोष किया हुआ है। उनके द्वारा लिखा गया है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक प्रकार से यहाँ पर क्रांति के लिए, संघर्ष के लिए उद्घोष किया गया है। जनता जो है क्रांति के लिए आगे आ रही है। कवि कह रहा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि जनता विद्रोह पर उतर गई है, ऐसा यहाँ पर भावना व्यक्त किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है सामाजिक समरसता और न्याय की स्थापना। क्योंकि दिनकर जो हैं वो सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं और समाज में न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। राष्ट्रीय चेतना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी। दिनकर ने एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए सामाजिक समानता और न्याय को अनिवार्य माना। यानी जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी हमारे समाज में, जब तक सबको न्याय प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर ठीक प्रकार से राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा। उन्होंने समाज में व्याप्त गरीबी, अन्याय और विषमता पर कठोर प्रहार किया। उन्होंने वंचितों, किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की वकालत की और जाति वर्ग के भेदों को मिटाने पर जोर दिया। उनके द्वारा लिखा गया है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यानी अभी लड़ाई क्या है, शेष है, समर शेष है, पाप का भागी केवल व्याध नहीं है, शिकारी केवल पापी नहीं है, जो तटस्थ हैं, जो शिकार होते देख रहे हैं वो भी उतने ही अपराधी हैं और समय उनका अपराध लिखेगा, ऐसा इनका मानना है। अब अगली जो विशेषता है वो है पौरुष और शौर्य की उपासना। यानी दिनकर ने अपनी कविता में पौरुष और शौर्य की उपासना की हुई है। दिनकर ने भारतीय संस्कृति में निहित शौर्य, बल और पराक्रम को राष्ट्रीय चेतना का अनिवार्य अंग माना है। उन्होंने देश की रक्षा और प्रगति के लिए निष्क्रियता को त्याग कर कर्मठता और पौरुष को अपनाने का संदेश दिया है। उन्होंने कायरता और निष्क्रियता का त्याग कर राष्ट्र के निर्माण और सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित करने की प्रेरणा दी हुई है। उनके द्वारा लिखा गया है कि जंजीर बड़ी या की कबीर की बाणी, मुश्किल यह है कि धर्म या की धनमानी। यानी जंजीर बड़ी है या कबीर की बाणी बड़ी है। केवल जंजीर से पौरुष और शौर्य नहीं दिखाया जाता है, कबीर की बाणी ने जो पौरुष और शौर्य दिखाया हुआ है वो कोई जंजीर नहीं दिखा सकती है। यानी इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से पौरुष और शक्ति की उपासना की है और उसके माध्यम से पौरुष और शक्ति की स्थापना करने का काम इनके द्वारा किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है प्रगतिशील एवं आधुनिक दृष्टिकोण। दिनकर की जो दृष्टि है वो प्रगतिशील चेतना से युक्त है, उनका दृष्टिकोण जो है आधुनिक है। दिनकर की चेतना केवल अतीत मुखी नहीं थी, उन्होंने राष्ट्र को आधुनिकता और विकास की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। उन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों और अज्ञानता को त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने नवनिर्माण, औद्योगिक प्रगति और राष्ट्र के भविष्य के प्रति आशावाद व्यक्त किया हुआ है। अंत में हमको निष्कर्ष लिखना है और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि दिनकर की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एक गौरवशाली, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील भारत के निर्माण का आह्वान है, जो अतीत से प्रेरणा लेता है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है वो है भारतेंदु युगीन राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। यानी भारतेंदु युगीन जो कविता है उसमें राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है।
तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतेंदु युग आधुनिक काल का पहला युग है। यहीं से राष्ट्रीय चेतना का आरंभ होता है। इस युग की राष्ट्रीय चेतना पर निम्न बिंदुओं के तहत प्रकाश डाला जा सकता है, या कहें कि इस युग के राष्ट्रीय चेतना में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता है ब्रिटिश शोषण की आलोचना, यानी इस युग के कवियों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया गया है उसकी आलोचना की गई है। भारतेंदु युग राष्ट्रीय चेतना के उदय का प्रथम चरण है। इस युग के साहित्यकारों ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी और शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश किया हुआ है। यद्यपि शुरुआती दौर में लेखकों ने राजभक्ति और देशभक्ति का एक अंतर विरोध दिखाई देता है, परंतु धीरे धीरे देश की दुर्दशा ने देशभक्ति के स्वर को प्रबल बना दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा हुआ है कि रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखे जाए। यानी भारत के दुर्दशा पर रोने का आह्वान किया गया है, देश के दुर्दशा का चित्रण किया गया है, जो दुर्दशा अंग्रेजों के द्वारा की जा रही है। अगली जो विशेषता है वो है स्वभाषा, स्वदेश और निजता पर बल। यानी भारतेंदु युग के कवियों ने अपने भाषा पर जोर दिया है, स्वदेशी पर जोर दिया है और निजता पर यानी अपनी पहचान पर जो है बल दिया है। राष्ट्रीय चेतना के विकास में निजता यानी अपनी जो पहचान है उसकी स्थापना पर इनके द्वारा जोर दिया गया है। यह धारणा मजबूत हुई कि बिना अपनी भाषा और संस्कृति के उत्थान के देश की उन्नति संभव नहीं है। इस युग में स्वदेशी और स्वभाषा का नारा प्रमुखता से उठा। भारतेंदु ने हिंदी की उन्नति को सभी प्रकार के उन्नति का मूल मंत्र घोषित कर दिया और उनके द्वारा लिखा गया निज भाषा उन्नति है, उन्नति सबको मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यानी निज भाषा उन्नति है, अपनी भाषा की उन्नति हो जो सभी उन्नतियों का मूल है। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, जब तक ज्ञान अपनी भाषा में नहीं होता है तब तक हृदय का कष्ट जो है दूर नहीं होता है। दूसरों की भाषा के ज्ञान से हम अपने हृदय के कष्ट को दूर नहीं कर सकते हैं। अब अगली जो विशेषता है वह सामाजिक कुरीतियों का विरोध और पुनर्जागरण की स्थापना। राष्ट्रीय चेतना केवल राजनीतिक ही नहीं थी बल्कि सामाजिक सुधारों पर भी केंद्रित थी। लेखकों ने महसूस किया कि जब तक समाज आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक बाहरी पराधीनता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, बाल विवाह, अस्पृश्यता और शिक्षा की कमी जैसी आंतरिक कमजोरियों पर तीखा प्रहार किया हुआ है। उदाहरण के रूप में प्रताप नारायण मिश्र का जो बुढ़ापा कविता है इसको आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अकर्मण्यता और अंधविश्वास पर व्यंग किया हुआ है। अब अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है भारतीय अतीत के गौरव का स्मरण। यानी भारतेंदु युग के कवियों ने अपने कविता में भारत के अतीत के गौरव का स्मरण किया हुआ है। राष्ट्रीय चेतना को बल देने के लिए साहित्यकारों ने भारत के गौरवशाली अतीत का स्मरण किया हुआ है, उसका गान जो है किया हुआ है। इतिहास के स्वर्णिम कालखंडों और भारत के प्राचीन वैभव का गुणगान किया गया ताकि जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का भाव जागृत हो सके। लेखकों ने भारत को रत्नों को जन्म देने वाली भूमि कहकर उसके महत्व को स्थापित किया। वह अतीत प्रेम भारतीयों को वर्तमान की गुलामी और हीनता के भाव से उबरने में सहायक सिद्ध हुआ। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद अरुणोदय नामक कविता लिखा हुआ है और इसमें वो लिखते हैं कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन का उपजावनी, नाना विधि शोभा लहि जा विधि को अधिकावनी। यानी भारत को सब रत्नन की उपजावनी, सभी रत्नों को उत्पन्न करने वाले खान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी इसके अतीत का गौरवगान जो है किया गया है। अब अगला विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है राजभक्ति और देशभक्ति का अंतर विरोध। यानी भारतेंदु युगीन कविता में एक तरफ राजभक्ति मिलती है और दूसरी तरफ देशभक्ति का भी जो है भाव दिखाई पड़ता है। यानी एक तरफ अंग्रेजों के राजाओं की प्रशंसा की गई है और दूसरे तरफ देश के दुर्दशा को भी सामने लाया गया है इनके द्वारा। इस युग की राष्ट्रीय चेतना की एक विशिष्ट पहचान राजभक्ति और देशभक्ति के बीच का अंतर विरोध है। 1857 की क्रांति के बाद कई लेखक महारानी विक्टोरिया के शासन के प्रति एक प्रकार की निष्ठा भी व्यक्त करते थे। यह द्वंद्व इसलिए था क्योंकि लेखक ब्रिटिश शासन की क्रूरता से भी परिचित थे लेकिन खुलकर विरोध करने की स्थिति में नहीं थे। उनको लगता था कि अगर हम खुल करके विरोध करेंगे तो हमको दबा दिया जाएगा, हमारी आवाज को बंद कर दिया जाएगा। शोषण बढ़ने पर देशभक्ति का स्वर अधिक मुखर और
तीखा हो गया। यानी जैसे जैसे शोषण अंग्रेजों का बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके कविता में जो देशभक्ति का स्वर होता है वो अधिक मुखर और तीखा होता चला गया है। यह अंतर विरोध ही दर्शाता है कि भारतीय युग परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था में था, यानी अभी राष्ट्रवाद की शुरुआत यहाँ पर हो रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा हुआ है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। यानी अंग्रेजों के शोषणकारी जो नीतियां हैं उस पर इनके द्वारा व्यंग जो है किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।